हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की सीरीज चल रही है, आज जो है उससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो शुरू करता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 में क्या है? तो अनुच्छेद 239 में कहता है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है किसमें? 239 में। तो वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये बताया गया है 239 में। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है 239 में। अब देखिए 243 में क्या है? तो 243 में कहा गया है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो 243 पंचायत और नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और पंचायत में क्या है? 243 के ए से ओ तक। और नगर पालिका किसमें है? तो 243 पी से जेड जी तक है। तो नगर पालिका 243 पी से जेड जी तक है और पंचायत 243 में ए से ओ तक बताया गया है। ये हो गया 243। आगे देखते हैं 246। 246 के ए में क्या है? तो 246 के ए में जीएसटी परिषद के बारे में बताया गया है या फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया 246 के बारे में। तो देख लेते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म, सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर तो कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। किसके? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी। तो जीएसटी काउंसिल 246 ए में है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। वस्तु और सेवा कर इसको हिंदी में कहते हैं। 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना हुई। विजय केलकर समिति से 246 का जो है जीएसटी में इसको समिति पर इसको भारत में लागू किया गया। अब आते हैं 263। अनुच्छेद 263 में क्या है? तो अनुच्छेद 263 में है अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। किसमें? अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद किसमें है? 263 में। अंतरराज्यीय परिषद है किसमें? 263 में अंतरराज्यीय परिषद है। इसका अध्यक्ष पूछा जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं अंतरराज्यीय परिषद 263 में। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 266। तो 266 में है संचित निधि के बारे में बताया गया है। किसमें? संचित निधि। तो संचित निधि के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादियों को वेतन जो है संचित निधि के तहत दिया जाता है। तो कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और जो और भी संवैधानिक पद हैं संचित निधि के तहत वेतन दिया जाता है। 266 में बताया गया है, 266 में। अब देखते हैं 267 में क्या है। तो 267 में है आकस्मिक निधि। क्या है? आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि किसमें है? 267 में। तो 267 में है आकस्मिक निधि। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 280। 280 वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग के बारे में बताया गया है 280 में। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 में है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 में है। अब आते हैं 300 के ए में। तो 300 के ए में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के दायरे में रखा गया है। तो कानूनी अधिकार में रखा गया है 300 के ए में। तो पहले संपत्ति का अधिकार किसमें था? अनुच्छेद किसमें था? 31 में था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 300 के ए में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई। अब इसके आगे का जो अनुच्छेद है 312। 312 में कहता है अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है 312 में। अखिल भारतीय सेवाएं, तो क्या लिखेंगे 312 में? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी आईएएस, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और आईएफएस हो गए। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में बताया गया है प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। अब देखते हैं इससे आगे क्या है 315। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? 315, तो अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। किसके? संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग किसमें है? अनुच्छेद 315 में, यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा 315 अनुच्छेद में है। 324 में क्या है? 324 में है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। अनुच्छेद 324 में है। तो कैसा है? एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। 326 देखते हैं।
तो अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार, क्या बताया गया है इसमें, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार किसने बताया गया है, 326 में। तो मूल संविधान में वोट देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो इस किसमें संशोधन किया गया, 326 में। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में वोट देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिए गए वोट देने की आयु। तो मूल संविधान में कितना था, 21 वर्ष थी, लेकिन अब वर्तमान में वोट देने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। तो ये 326 में है वयस्क मताधिकार के बारे में। अब आते हैं इसके आगे। 326, 330 में क्या है, तो 330 में कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा में एसटी और एससी का आरक्षण, एसटी और एससी का आरक्षण। तो एसटी और एससी का आरक्षण 330 में, लोकसभा में एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण बताया गया है अनुच्छेद 330 में। अब आते हैं 331 में। 331 में कहा गया है कि लोकसभा में 331 में कहा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण, एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण किसमें है, 331 में है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आते हैं 338 में। 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया गया। तो लोकसभा में कितने, तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये होते 338 में क्या है, तो 338 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति आयोग, क्या है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग किसमें है, 338 में अनुसूचित जाति आयोग। अब 338 के ए में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्या कहा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के ए में बताया गया है। अब 338 के बी में देखते हैं क्या है, 338 के बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग किसमें है, अनुच्छेद 338 के बी में है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें बताया गया है, 338 के बी में। तो 338 के ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 में अनुसूचित जाति आयोग, 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये हो गया 338 के बी। अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 352। तो अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि 352 में है राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल। तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं अनुच्छेद 352 में। तो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है,
352 में कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। तो लगाने का कारण क्या हो सकता है? युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जाता है 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। यदि भारत में कोई ऐसी आशंका होती है कि कोई देश हमला करने वाला है, या फिर बाह्य आक्रमण कोई नहीं होना है, या फिर आंतरिक, या फिर जो सशस्त्र विद्रोह, या फिर कोई सैनिक, या फिर कोई हथियारबंद कोई ऐसी बात होने वाली है जिसमें क्या कहते हैं कि देश में अव्यवस्था का माहौल फैल जाए, इसलिए इसको दबाने के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 में। अब आते हैं 356 में। तो अनुच्छेद 356 में क्या है? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था होती है उसके विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या कहा गया है? राज्य की संवैधानिक तंत्र, राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, तो राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 में बताया गया है। अब आते हैं 360। अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। यदि राष्ट्रपति को किसी बात यदि राष्ट्रपति को यह संदेह होता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो संकट में है, तो 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? 360 में। तो 368 में क्या है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। तो 368 में क्या है? 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 368 में। कहाँ से लिया गया है? तो इसे अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, अफ्रीका के संविधान से, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भाग किसमें है? 20 में है। तो भाग 20 में अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में हो गए। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।